स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, आज आप सुनने जा रहे हैं बोलती पुस्तक सीरीज के अंतर्गत डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोखे से बीजापुर। चलिए मित्रों, अब आगे का गंतव्य सुनते हैं। गुलाम मलिक काफूर धीरे धीरे बादशाह का विश्वास अर्जित करने में सफल हुआ। बगदाद व्यापारियों ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। धीरे धीरे वह मलिक नायक उपनायक होते हुए मलिक काफूर बन गया। सम्राट रामदेव अलाउद्दीन के आक्रमण को भूलकर पहले जैसे ही राज प्रबंध कार्य में लग गया। उसने 2-3 वर्ष तक नियमित रूप से अलाउद्दीन को अपने समझौते के अनुसार तय तोहफे भेजते रहा, लेकिन एक सशक्त राजा को बुरी तरह से भूला बैठा था। राज्य संपत्ति के लिए अलाउद्दीन फिर से आक्रमण करेगा, यह विषय रामदेव एवं उसके सामंत भी भूल गए थे। इसी कारण सामंत शासक रामदेव के अधीन में ही रह गए। गुजरात के आक्रमण के बाद पूर्व मार्ग से होते हुए अलाउद्दीन वरंगल के काकतियों के सीमा प्रांत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। दोनों बार अलाउद्दीन की सेना ओडिशा की राजधानी जामनगर पहुंचने में असफल रही। अब शत्रु सेना में वह सामर्थ्य न रहा, कहकर समझने वाले दक्षिण भारत के राजाओं को एक दुर्भाग्य की संगति थी। वरंगल पर होने वाले आक्रमण यादवों ने अनुभव किया। भारतीय यातना गुजरात की आक्रमण, यह सभी घटनाओं को याद करते हुए समस्त दक्षिण प्रांत के सम्राट राजाओं ने हम सबको एक होना यह भावना उनके मन में नहीं आई। वरंगल के ऊपर किए गए 2 असफल आक्रमण और रामदेव ने अपने समझौते के अनुसार तोहफे नहीं भेजे। अलाउद्दीन को आर्थिक दुर्दशा यह सभी समस्याओं के कारण एक बार फिर देवगिरी पर आक्रमण करने को मजबूर किया। दिनांक 24 मार्च 1307 को मलिक काफूर के नेतृत्व में अपार सेना देवगिरी को पहुंची। इस सेना का मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं कहने वाले बिल्हण सिंह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। रामदेव तथा उसके परिवार के सभी लोग मलिक काफूर के शरण में आ गए। लूटी गई भारी संपत्ति, गिरफ्तार किए गए रामदेव तथा उसके परिवार के लोगों को रामदेव ने दिल्ली को भेज दिया। अलाउद्दीन ने रामदेव का आदर के साथ स्वागत किया और उसे अपना सामंत बना लिया। इतना ही नहीं, 6 महीनों के बाद अपनी सेना में सहायता का करना इन समझौते के साथ उसे देवगिरी को वापस भेज दिया। सम्राट रामदेव भी अपने समझौते के अनुसार वरंगल तथा दक्षिण राज्य पर होने वाले आक्रमणों में अलाउद्दीन को साथ देकर उसका विश्वास पात्र सामंत बन के राज्य विस्तार में सहायक रहा। एक बार वरंगल पर होने वाले आक्रमण देवगिरी से ही शुरू किए गए। दिनांक 31 अक्टूबर 1609 को मलिक काफूर पूर्व दिल्ली से सीधे देवगिरी को पहुंच गया। रामदेव ने मलिक काफूर का स्वागत बड़े गौरव से किया।
सेना और उनकी सुरक्षितता के लिए विशेष अधिकारियों को नियुक्त करके काकतियों के साथ आक्रमण करने के लिए सहायता की। एक सप्ताह के बाद मलिक काफूर ने काकतियों के किले हनुमकोंडा को अपने वश में ले लिया। हनुमकोंडा किले पर ठहरने के बाद काकतियों की राजधानी वरंगल स्पष्ट दिखाई देती थी। दूसरे दिन ही मलिक काफूर ने वरंगल पर आक्रमण करने का आदेश अपने सेना को दे दिया। दिनांक 19 जनवरी 1310 में शुरू हुए आक्रमण सतत कई महीनों तक चले। प्रारंभ में सम्राट प्रताप रुद्र ने मलिक काफूर की सेना का मुकाबला डटकर किया, लेकिन किले के अंदर खाद्य पदार्थों के कमी के कारण मलिक काफूर के भारी सैन्य शक्ति के सामने उसका खेल नहीं चल सका। अंततः सम्राट प्रताप रुद्र को मलिक काफूर के साथ समझौता करना ही पड़ा। समकालीन इतिहासकार इसामी खुसू परिस्तार्थ के प्राप्त की गई संपत्ति के बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन इस संधि से बहुत बड़ी संपत्ति मेहंदियों को मिली। उतनी ही भारी रकम प्रति वर्ष देने का वादा करके मलिक काफूर अप्रैल 1310 को दिल्ली वापस लौटा। नवंबर 20, 1310 अलाउद्दीन के आदेशानुसार दक्षिण के सीमा प्रांत द्वार समुद्र तथा मथुरा पर आक्रमण करने के उद्देश्य से भारी सेना के साथ जाने का निश्चय किया गया। दिनांक 13 फरवरी 1311 वह देवगिरी पहुंचा। देवगिरी में 4 दिन विश्राम करने के बाद वह सीधे द्वार समुद्र की ओर निकल पड़ा। रास्ते में छोटे छोटे ग्राम शहर लूटते हुए उसकी सेना 25 फरवरी को द्वार समुद्र पहुंची। आक्रमण का समाचार सुनते ही द्वार समुद्र का सम्राट तृतीय बल्लाल मलिक काफूर सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ। अपनी निकट सीमा प्रांत के राजा पांड्यों को भी द्वेष को भूलकर सहायता की प्रार्थना की। इसी प्रकार वीर पांड्य ने तृतीय बल्लाल की सहायता के लिए अपनी सेना को भेज दिया। मलिक काफूर की शक्ति सेना के सामने अपनी सेना नहीं बच सकेगी। इस विचार से चाणक्य मुत्सद्दी तृतीय बल्लाल समझ गया। भारी रक्तपात, अनावश्यक जनहानि, शिल्पशिलाओं के विनाश से बचने के लिए उसने अलाउद्दीन के सामंत में रहने की और प्रतिवर्ष भारी संपत्ति तोहफे के रूप में देने का समझौता कर लिया। होयसल राज्य के दिग्विजय के बाद प्रसन्न मलिक काफूर होयसल के सहायता के साथ मथुरा का पांड्यों को पूरी तरह से अपने साम्राज्य में करने के उद्देश्य से मथुरा की ओर बढ़ गया। उस समय मथुरा राज्य पर वीर पांड्य तथा सुंदर पांड्य नामक 2 सौतेले भाई राज्य के प्रबंध किया करते थे। वीर पांड्य मूल तथा सम्राट के